नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है रणथंभौर के चौहान वंश के ऊपर। तो आज ये चौहानों से संबंधित हमारी तीसरी क्लास है। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, देखिएगा आज की इस क्लास के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रणथंभौर के चौहान वंश को पढ़ना है। रणथंभौर में चौहान वंश। रणथंभौर में चौहान वंश को हम पढ़ेंगे। तो रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? गोविंद राज करते हैं। कौन करते हैं? गोविंद राज। और गोविंद राज है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? पुत्र थे। और ये जब अजमेर पर शासन करते हैं उस वक्त क्या है, इनके जो चाचा थे हरिराज, जो पृथ्वीराज के भाई थे, हरिराज इनसे क्या कर लेते हैं, आक्रमण करके अजमेर में इस गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो उस वक्त ये गोविंदराज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता मांगते हैं और कुतुबुद्दीन इनकी सहायता करके 1194 ईस्वी में हरिराज को पराजित करके स्वयं अजमेर के शासक बन जाते हैं। और इसी गोविंदराज को कहाँ भेज देते हैं? रणथंभौर भेज देते हैं। और रणथंभौर में गोविंदराज जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो देखिएगा गोविंदराज गोविंदराज जो है वो यहाँ पर देखिएगा गोविंदराज गोविंदराज जो है दोस्तों, गोविंदराज 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करते हैं? गोविंद राज करते हैं। किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। अब देखिएगा इस गोविंद राज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वल्हण। कौन बनते हैं? वल्हण बनते हैं। और वल्हण के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं प्रहलाद। कौन बनते हैं? प्रहलाद शासक बनते हैं। प्रहलाद के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं वीर नारायण। कौन बनते हैं? वीर नारायण शासक बनते हैं। वीर नारायण पर इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं। कौन? इल्तुतमिश है वो आक्रमण करते हैं, लेकिन ये आक्रमण जो है इनका क्या रहता है? असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, इल्तुतमिश ही है वो क्या करता है, इनकी दिल्ली में हत्या करता है। उसकी वीर नारायण की हत्या जो करते हैं वो इल्तुतमिश ही करते हैं, लेकिन इनका आक्रमण में था वो असफल रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए वीर नारायण के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वांग भट्ट। कौन बनते हैं? वांग भट्ट शासक बनते हैं। वांग भट्ट जो है दोस्तों, इस पर भी इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। क्या होता है? इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश जब आक्रमण करते हैं तो ये आक्रमण भी इनका क्या रहता है? असफल रहता है। क्या रहता है? इनका ये आक्रमण भी असफल रहता है। लेकिन ये इल्तुतमिश है वो बलवन के नेतृत्व में बलवन के नेतृत्व में 1248 ईस्वी में क्या करते हैं? इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। 1248 में इन पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। वो आक्रमण भी कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। कितनी बार आक्रमण करते हैं? 3 बार आक्रमण करते हैं। और तीनों ही बार इनका जो आक्रमण है वो क्या रहता है? असफल आक्रमण रहता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि वांग भट्ट के ऊपर इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं लेकिन असफल रहता है। फिर ये इल्तुतमिश बलवन के नेतृत्व में 1248 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? वांग भट्ट के ऊपर। लेकिन ये भी आक्रमण क्या रहता है? इनका असफल आक्रमण रहता है। अब देखिएगा दोस्तों, इनके बाद वांग भट्ट के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं जेतर सिंह। कौन बनते हैं? जेतर सिंह। जेतर सिंह या जय सिम्हा ये शासक बनते हैं। ये शासक बनते हैं वो बनते हैं 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक। 1250 से 1282 ईस्वी तक शासक बनते हैं। लेकिन इनके बारे में कुछ खास जानकारियां है नहीं। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं हमीर देव चौहान। कौन बनते हैं? हमीर देव चौहान।
हमीरदेव चौहान जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो ये है रणथंभौर की रीढ़ की हड्डी जो हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पढ़ना दोस्तों। उससे पहले मैं थोड़ी सी कहानी इसकी बता देता हूँ। हमीरदेव चौहान जो है दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? जेतर सिंह या जयसीमा था। इनकी माता का नाम जो था वो हीरा देवी था। इनकी पत्नी का नाम रंग देवी था। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मला या देवल देव। इनके एक गुरु थे जिनका नाम था राघव देव, और इनके आश्रित कवि थे जिनका नाम था विजयादित्य। बलवन शिलालेख के अनुसार इन्होंने दो नकोर यज्ञ यज्ञ किए थे, और इस नकोर यज्ञ यज्ञ के जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वरूप थे। और इनके ऊपर 5 ग्रंथ लिखे गए, महत्वपूर्ण 5 ग्रंथ लिखे गए थे। हमीर हट जो चंद्रशेखर लिखते हैं, हमीर रासो जो जोधराज और सारंगधर लिखते हैं, हमीर हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी लिखते हैं, हमीर प्रबंध जो लिखते हैं वो कैमास विवृत लिखते हैं, और हमीर रायण जो लिखते हैं वो भवनाथ व्यास लिखते हैं। ये टोटल 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके ऊपर लिखे गए थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद ये रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हैं, और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल का निर्माण करवाया, पद्मला तालाब का निर्माण करवाया, और दोस्तों हमीर देव चौहान को 16 युद्धों का विजेता शासक कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि इन्होंने कुल कितने युद्ध किए थे, तो कुल इन्होंने 17 युद्ध किए थे, लेकिन उनमें से 16 युद्ध इन्होंने जीते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले इनके डिटेल के ऊपर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके समकालीन शासक, इनका विद्रोह, इनके सेनापति, और उन सभी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा यहाँ से। देखिएगा दोस्तों, पढ़ते हैं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जिनका शासनकाल होता है 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक का इनका क्या था? शासनकाल था। ठीक है, अब देखिए हमीर देव चौहान को पढ़ते हैं। हमीर देव चौहान के जो पिता थे उनका नाम क्या था? इनके जो पिता थे उनका नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? जेतर सिंह या जय सिम्हा। क्या नाम था? जेतर सिंह या जय सिम्हा इनके पिता का नाम था। अब आपसे पूछ ले इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था, वो था हीरा देवी। क्या था? हीरा देवी इनकी माता का नाम था। अब बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी जो पुत्री थी उस पुत्री का क्या नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम था पद्मला। क्या था? पद्मला, या इसे ही देवल दे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पूछ ले इनके गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु थे वो थे राघव देव। कौन थे? राघव देव इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि इनके आश्रित कवि कौन थे, इनके आश्रित कवि, इनके जो आश्रित कवि थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे विजय विजय द्वितीय। कौन थे? विजयादित्य। अगर आपसे ये पूछे बलवन शिलालेख के अनुसार, बलवन शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार, बलवन शिलालेख के अनुसार इन्होंने 2 नकोरिय जन यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? इन्होंने 2 नकोरिय जन यज्ञ करवाए थे, जिसके जो पुरोहित थे, जिसके पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वरूप थे। कौन थे? विश्वरूप जो है वो इनके पुरोहित हुआ करते थे। तो ये बात थी दोस्तों हमीर देव चौहान के बारे में। अब पढ़ते हैं, देखिएगा, सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमीर हठ। हमीर जो हठ लिखा था वो किसने लिखा था दोस्तों? वो लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। अब इसके बाद देखिएगा, हमीर हट के बाद जो लिखते हैं हमीर
महाकाव्य, महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिखते हैं, वो लिखते हैं नयन चंद्र सूरी। कौन लिखते हैं? नयन चंद्र सूरी लिखते हैं। कौन सा? हमीर महाकाव्य। अब देखिएगा यहाँ पर तीसरा ग्रंथ जो है इनका, वो देखिए तीसरा जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रासो। हमीर रासो जो ग्रंथ है वो कौन लिखते हैं? हमीर रासो ग्रंथ लिखते हैं जोधराज। कौन लिखते हैं? जोधराज। और जोधराज और सारंगधर। कौन? सारंगधर लिखते हैं। ठीक। अब देखिए अगला जो है वो कौन लिखते हैं? सारंगधर। उसके बाद जो आता है वो आता है हमीर रायण। हमीर रायण जो ग्रंथ लिखते हैं वो कौन लिखते हैं? बहुनद व्यास। कौन लिखते हैं? बहुनद बहुनद व्यास। बहुनद व्यास लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमीर प्रबंध। हमीर प्रबंध। हमीर प्रबंध जो ग्रंथ लिखते हैं वो लिखते हैं कैमास मिमृत। मिमृत। कौन लिखते हैं? कैमास मिमृत लिखते हैं। तो ये थी हमीरदेव चौहान के बारे में कहानी। फिर से देखिएगा, इनके पिता का नाम था जयतर सिंह या जयसीमा, माता का नाम हीरा देवी, पुत्री थी पद्मला या देवल दे, गुरु थे राघव देव, आसित कवि थे विजयादित्य। बलवन शिलालेख के अनुसार इन्होंने 2 नकोर जन यज्ञ किए थे। उसके पुरोहित जो थे विश्वरूप थे। इनके जो ग्रंथ है वो है हमीर हट्ट चंद्रशेखर लिखते हैं, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी लिखते हैं, हमीर रासो जोधराज या सारंगधर लिखते हैं, हमीर रायण बहुनद व्यास लिखते हैं, और हमीर जो प्रबंध है वो कैमास विमृत लिखते हैं। तो ये तो थोड़ी सी कहानी थी हमीर देव चौहान के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं आगे। देखिएगा आगे पढ़ते हैं हम हमीर देव चौहान के विषय में। देखिएगा हमीर देव चौहान के बारे में। हमीरदेव ने क्या करवाई थी दोस्तों? हमीरदेव चौहान जो है वो रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हैं। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हैं। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हैं। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में। इस 32 खंभों की छतरी को ही क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात जो है, इन्होंने जोगी महल का निर्माण करवाया। जोगी महल का निर्माण करवाया। ठीक है। तीसरी बात इनकी है, इन्होंने पद्मला तालाब का निर्माण कराया। पद्मला तालाब का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। चौथी बात इनकी क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? इन्हें हमीर को 16 युद्धों का विजेता शासक कहा जाता है। विजेता शासक कहा जाता है। शासक। इन्होंने कुल जो पूछ ले आपसे, तो कुल कितने युद्ध किए थे? इन्होंने 17 युद्ध किए थे, जिन्होंने से 16 युद्ध इन्होंने जीते थे। ठीक है। टोटल पूछे तो 16 किए थे, जीते सॉरी टोटल 17 किए थे, जीते कितने थे? 16। तो ठीक है। और जो 17वां युद्ध हारते हैं वो 1301 ईस्वी के अंदर जो होता है वो ये हारते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसके समकालीन शासकों के विषय में। तो पढ़ते हैं इनके समकालीन शासक। देखिए हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिएगा हमीरदेव का शासन था वो था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ठीक है, यही था। अब देखिएगा यहाँ पर जो शासन करते थे इनके जो दिल्ली के शासक थे वो कौन थे? दिल्ली के जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी थे, जिन्हें मैं आगे शॉर्ट में जे के लिखूंगा, आप ध्यान रखना। यहाँ पर पड़ता है धार। क्या पड़ता है? धार। जो पड़ता है मध्य प्रदेश का जिला है धार,
और यहाँ के जो शासक थे वो थे भोज परमार। कौन थे? भोज परमार थे। यहाँ पर मेवाड़, मेवाड़ और मेवाड़ के शासक थे वो थे सम्मर सिंह। कौन थे? सम्मर सिंह थे। मेवाड़ के शासक कौन थे? सम्मर सिंह। यहाँ पर माउंट आबू, माउंट आबू और माउंट आबू के शासक कौन थे दोस्तों? माउंट आबू के शासक थे प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह यहाँ के शासक थे और ये प्रताप सिंह गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक बघेला के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। गुजरात के शासक बघेला के क्या थे? सामंत थे। और यहाँ पर जो है दोस्तों वो पड़ता है मांडलगढ़। क्या पड़ता है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ में कोई भी शासक नहीं था और इसीलिए हमीर ने इन पर क्या लगा दिया था? कर वसूलना शुरू कर दिया। मांडलगढ़ से क्या कर दिया? कर वसूलना शुरू कर दिया। तो ये थे इनके समकालीन शासक। दिल्ली के शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। धार मध्य प्रदेश के थे भोज परमार। मेवाड़ के थे सम्मर सिंह। माउंट आबू के थे प्रताप सिंह जो गुजरात के शासक बघेला के सामंत हुआ करते थे। भीलवाड़ा में कोई शासक नहीं था और यहाँ से इन्होंने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि इनके समकालीन शासक कौन कौन से थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे आगे जलालुद्दीन और हमीर देव चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। देखिएगा, युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। हमीर देव चौहान, हमीर देव 1282 से 1301 ईस्वी तक, ये है रणथंभौर। ठीक है, तो दिल्ली के शासक कौन हुआ करते थे दोस्तों? दिल्ली के शासक थे वो थे जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी। ये शासन करते हैं 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। 1290 से 96 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। इनके साथ इनका कोई ज्यादा बैरभाव नहीं था पहले से। ये एक साम्राज्यवादी शासक थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी शासक थे और साम्राज्यवादी शासक होने के नाते ये क्या जीतना चाहते थे? इस रणथंभौर दुर्ग को जीतना चाहते थे। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइल दुर्ग, इस झाइल दुर्ग को पहले जीतना होगा, उसी के बाद आप रणथंभौर दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों झाइल जो दुर्ग है, जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, उसकी चाबी है, उसके जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे गुरुदास सैनी। तो ये 1290 ईस्वी में गुरुदास सैनी पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। झाइल दुर्ग को 1290 ईस्वी में ये जीत लेते हैं और जीतने के बाद इस दुर्ग का ये नाम परिवर्तित कर देते हैं और इस दुर्ग का नाम क्या कर देते हैं? नौशहर कर देते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग के ऊपर प्रथम आक्रमण था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी चर्चा के करते हैं। देखिए, ये इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1290 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, 1290 में ईस्वी में जब ये आक्रमण करते हैं, किसके ऊपर? झाइल दुर्ग के ऊपर। कौन से दुर्ग के ऊपर? झाइल दुर्ग के ऊपर। और ये झाइल जो दुर्ग है, इस झाइल दुर्ग के जो झाइल दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे गुरुदास सैनी। कौन थे? गुरुदास सैनी जो थे वो यहाँ के शासक थे। तो गुरुदास सैनी पर ये आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद ये क्या कर लेते हैं? झाइल दुर्ग को जीत लेते हैं और जीतने के बाद इसका नाम है वो परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नाम परिवर्तित कर देते हैं और नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं? नौशहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका नाम नौशहर कर देते हैं। ये क्या था? झाइल दुर्ग के ऊपर ये इनका प्रथम आक्रमण था। क्या था? प्रथम आक्रमण था। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग के ऊपर ये प्रथम आक्रमण था। ठीक है, तो 1290 में कई बुकें हैं दोस्तों, जिसमें जैसे एनसीईआरटी है, ये बुकें 1991 भी दे रखा है, लेकिन
2013 के अंदर जो पीटीए का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 1991 सॉरी, ये जो 1291 है वो ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर बोर्ड ने उसको क्या माना था, 1290 माना था। लेकिन एनसीईआरटी और अन्य बुकों में 1291 दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसके तौर पर, जो बोर्ड के द्वारा माना गया। अगर 91 दे रखा हो, 90 नहीं दे रखा हो, तो आप 91 माना, ये देखना। ठीक है, ये जो जैन दुर्ग को जीतने के बाद ये आक्रमण करते हैं रणथंभौर दुर्ग पे, लेकिन ये जो आक्रमण रहता है इनका वो असफल आक्रमण रहता है। यहाँ पर ये रणथंभौर दुर्ग को जीतने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। फिर भी जलालुद्दीन खिलजी 2 साल बाद क्या करते हैं, फिर से आक्रमण करते हैं इनके ऊपर 1292 ईस्वी में। क्या करते हैं, 1292 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं, लेकिन ये आक्रमण भी है वो इनका क्या रहता है, असफल रहता है। ये आक्रमण भी इनका क्या रह जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों जो आक्रमण थे वो इनके क्या रहे थे, असफल रहे थे। रणथंभौर दुर्ग को जीतने में ये क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर क्या कर देंगे, हटा देंगे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को हटा देंगे। 1296 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद शासक कौन बन जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो उनका संबंध देखते हैं रणथंभौर के साथ, देखिएगा। देखिए, रणथंभौर, हमीर देव चौहान, हमीर देव 1282 से 1301 ईस्वी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिल्ली के जो शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बन जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बन जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बनते हैं वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। ठीक है, अब ये अलाउद्दीन खिलजी इनकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, इनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करके बादशाह बन जाते हैं दिल्ली के। और फिर ये चाचा का जो रिलेशन है वो नहीं रहता, ये इनके क्या बन जाते हैं, दामाद भी बन जाते हैं। क्लियर। अब देखिए कहानी शुरू होती है यहाँ से कि ये इनको हटाते क्यों हैं, इसलिए हटाते कि ये रणथंभौर को जीतने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, इसीलिए इनको हटा देते हैं। बोलते हैं मैं रणथंभौर का ट्रीटमेंट करूंगा, आप हटो यहाँ से। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी, पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, चिमना था। क्या नाम था, चिमना। और इसी चिमना को इतिहास में मराठा बेगा के नाम, मराठा बेगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मराठा बेगम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो मुख्य जो सेनापति थे वो कौन कौन थे, देखिएगा। इनके सेनापतियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले सेनापति, इनके सेनापति थे वो कौन कौन थे, एक तो थे नुरसत खां, नुरसत खां। दूसरे थे उलगू खां। तीसरे थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और चौथे थे केमरू, कमालुद्दीन गुरग। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण क्या हुआ थे, सेनापति हुआ करते थे दोस्तों। इसके अलावा भी थे एन उल मुल्क मुल्तानी भी थे। तो ये इनके क्या थे, प्रमुख सेनापति थे। ओके, अब देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं, तो क्यों करते हैं, कारण क्या था, आक्रमण के कारण पढ़ते हैं। तो आक्रमण के कारण क्या थे दोस्तों, पहला जो इनका कारण था वो क्या था, पहला कारण था कि ये साम्राज्यवादी शासक थे। क्या थे, साम्राज्यवादी शासक थे, पहला कारण। दूसरा कारण था ये चाचा की हार का बदला लेना चाहते थे, चाचा की हार का बदला लेना, चाचा की हार का बदला लेना चाहते थे। जो इनका तीसरा कारण था वो हमीर हट के अनुसार पढ़ते हैं। हमीर हट के अनुसार इनका जो तीसरा कारण था क्या था, वो था मंगरोल, मंगरोल विद्रोही।
मंगरोल विद्रोही, सॉरी, जो तीसरा कारण था वो इनका था, क्या था? मंगरोल विद्रोही जो थे, मंगरोल विद्रोही मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह और केम्ब्रू, केम्ब्रू को पकड़ना था हमीर हट के अनुसार, ठीक है। और एक और जो चौथा कारण था दशरथ शर्मा के अनुसार, दस दशरथ दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार क्या था कि और केम्ब्रू और मोहम्मद शाह में आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मंगरोल में क्या करते हैं, कोई लूटपाट करते हैं, और लूटपाट करते वक्त इनमें आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उस लड़ाई झगड़े की वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं जाते, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है इस हमीर हट के अनुसार क्या कहानी हुई थी। इस हमीर हट के अनुसार पढ़ते हैं दोस्तों। हमीर हट के अनुसार क्या है कि हमीर हट के अनुसार ये जो चिमना है, इस चिमना और जो मोहम्मद शाह है, इन दोनों के मध्य क्या चल रहा था दोस्तों, प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रेम चल रहा था। इन दोनों की आंखें चार हो चुकी थी, ये एक दूसरे पर लट्टू हो चुके थे, एक दूसरे पर मुग्ध हो चुके थे, एक दूसरे के हो चुके थे। तो इसी बात का पता, इनकी लव स्टोरी का पता चल जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इस मोहम्मद शाह का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने की प्लानिंग ये बना रहे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो जो योजना बना रहे होते हैं वो सुन लेती है कौन? चिमना, मराठा बेगम, जो मोहम्मद शाह की प्रेमिका थी, ये बात सुन लेती है। तो ये दौड़ते हुए अपने सच्चे प्रेम का वास्ता देती है किसको? मोहम्मद शाह को, कि तू यहाँ से भाग जा, तुझे आज रात को मारने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पूछता है बात क्या हुई, बात तो बता, लेकिन बात बाद में पूछना, तू भाग जा पहले। और नहीं, पहले बात बता। तो ये बताती है कि हम दोनों की जो लव स्टोरी है, जो हमारी प्रेम कहानी जो चल रही है, इसका पता किसको चल गया? अलाउद्दीन खिलजी को चल गया है, और वो तुझे मार देगा। तू यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांध ले, बैग में कपड़े डाल ले, जूते पहन ले, और रणथंबोर एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से भाग जा। तो ऐसा ही करते हैं मोहम्मद शाह। ऐसा करके हुए ये कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से मोहम्मद शाह रणथंबोर दुर्ग में चले जाते हैं, हमीर देव चौहान की शरण में चले जाते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चलती है, तो ये हमीर देव चौहान को बोलते हैं कि कैमरू और जो मोहम्मद शाह है वो आपकी शरण में है, उसे आप हमें सौंप दे, वो हमारे सेनापति हैं। लेकिन हमीर देव चौहान क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। दोस्तों, राजपूत जो शासक हुआ करते थे, वो राजपूत शासकों की शरण में गए हुए किसी भी इंसान को, चाहे राजपूत शासक कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो शरणार्थी को सौंपते नहीं थे। तो हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी शरण में आए हुए शरणार्थी को मैं आपको नहीं सौंपूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों नहीं देनी पड़ जाए। तो इसी बात से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं उन पर अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब इन पर नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, इन पर आक्रमण कर देते हैं 1299 ईस्वी में। लेकिन ये जो आक्रमण जो करते हैं अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान पर, उस वक्त इनके सेनापति होते हैं कौन? नुरसत खां और उल्गू खां। और इसके जो सेनापति होते हैं हमीर देव चौहान के, वो होते हैं कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। ये दोनों ही शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान 1299 के युद्ध में शामिल नहीं होते। ये सेनापतियों का युद्ध होता है, और इन सेनापतियों के युद्ध जो होता है ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें नुरसत खां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और हमीर देव चौहान के जो सेनापति थे भीम सिंह, ये भी क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये युद्ध क्या रहता है? अनिर्णायक युद्ध रहता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस युद्ध के बारे में, देखिएगा। देखिए युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। हमीर देव चौहान, हमीर देव रणथंबोर
1282 से 1301 ईस्वी। दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है वो इन पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है, किसके नेतृत्व में? सेनापति थे इनके, एक तो थे नुरसत खां। क्या नाम था? नुरसत खां। और दूसरा था वो कौन था? उल्गू खां। उल्गू खां। उल्गू खां के नेतृत्व में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इनके दो सेनापति थे जिनका क्या नाम था? एक का नाम था धर्म सिंह। क्या नाम था? धर्म सिंह। और दूसरे का नाम क्या था? भीम सिंह। इनके नेतृत्व में क्या होता है? सेनापति थे ये इनके, और इनके सेनापति थे ये दोनों। इनके नेतृत्व में क्या होता है? इनके मध्य युद्ध होता है। कब? 1290 ईस्वी के अंदर। 1290 ईस्वी में जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में होता क्या है? आपस में ये दोनों नहीं आते हैं, इनके सेनापतियों का ये युद्ध होता है। इसमें भीम सिंह जो है, इन भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है नुरसत जो खां है, ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है, इसीलिए इसे अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। ये क्या था? अनिर्णायक युद्ध था। इसमें कोई भी प्रकार का रिजल्ट नहीं निकला था। रिजल्ट यही निकला था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसके जो है वो कौन? भीम सिंह है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे 1301 की कहानी को, जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? हमीर देव चौहान के ऊपर। वो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कहानी यही होती है। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी शुरू होगी वो यही है। देखिएगा, हमीर देव। हमीर देव 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, दिल्ली के जो शासक थे वो उस वक्त कौन थे? दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? भी दिल्ली के शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। एक क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी। और ये शासन करते हैं 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो उस वक्त शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, वो अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरग, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। कब करते हैं? 1301 ईस्वी में। कब करते हैं? 1301 ईस्वी के अंदर ये आक्रमण करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, आक्रमण कब होता है? 1301 ईस्वी के अंदर आक्रमण होता है। ये किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1301 का आक्रमण होता है, हाँ, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। और यहाँ पर जो शासक थे, इनके जो सेनापति थे हमीरदेव चौहान के, वो कौन थे? इनके दो सेनापति थे। एक का नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। एक का नाम था रतिपाल। क्या था? रतिपाल। ये इनके दो सेनापति थे, और इनका एक मंत्री था, और उस मंत्री का नाम क्या था? सुरजन शाह। क्या नाम था? सुरजन शाह। सुरजन शाह इनके मंत्री थे। ये दोनों क्या थे? इनके सेनापति थे। ठीक है, तो देखिएगा, आप जब दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, तब ये जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, ये रणथंभौर जो दुर्ग है वो एरण प्लस गिरी दुर्ग है। क्या है? गिरी दुर्ग। एरण प्लस गिरी दुर्ग है। यानी इस दुर्ग की कहानी क्या होती है? जो एरण प्लस गिरी दुर्ग होते हैं दोस्तों, उसका दरवाजा अगर बंद कर दिया जाए तो उसमें प्रवेश है वो नहीं किया जा सकता। ये क्या होती है? खासियत होती है गिरी दुर्ग और एरण दुर्ग की। राजस्थान में गिरी दुर्ग एरण दुर्ग की ये कहानी थी। तो देखिए, इस दुर्ग का क्या कर दिया जाता था? रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है वो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में
पूरी सेना है वो 3 या 4 माह तक इस दुर्ग का क्या करती है, घेराव करे हुए रखती है, घेराव करे हुए रखती है। अंत में क्या होता है, 3 4 माह के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो संदेश पहुंचाते हैं किसके पास, हमीर के पास, कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, आप क्या कर लो, संधि कर लो। तो हमीर देव चौहान बोलते ठीक है, अगर संधि करनी है तो कोई बात नहीं, वरना हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो संधि करने के लिए सबसे बड़ी भूल ये करते हैं हमीर देव चौहान, जो अपनी पतन का कारण बनता है इनकी। ये क्या करते हैं, खुद है वो संधि करने हमीर देव चौहान के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं जाते हैं, बल्कि अपने सेनापति और अपने मंत्री रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह तीनों को क्या करते हैं, संधि करने भेज देते हैं किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और इसी बात का फायदा उठाते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनको देखते ही मन ही मन खुश हो जाता है, और इनको जाते ही बोलता है दरबार में कि अरे यार, आपको हमेशा ऐसे ही घूमना है क्या लोगों के आगे पीछे, आपको राजा नहीं बनना है क्या, आप हमेशा सेनापति और मंत्री बन के घूमते रहोगे क्या, आपको राजा नहीं बनना क्या। तो देखिए, राजा कौन नहीं बनना चाहता, राजा तो सभी बनना चाहते हैं, और ये भी बनना चाहते थे, और ये उसकी बातों में आ गए। जो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था वो बातें वहां पर हो गई। ये कहते हैं कि आप मुझे जो रणथंभौर जो दुर्ग है उसमें प्रवेश करवा दो किसी भी प्रकार से, आप प्रवेश करवाओगे तो वहां का शासक मैं आपको बनवा दूंगा, आपको राजा बना दूंगा। इस बातों से ये क्या करने लगे दोस्तों, ख्वाब देखने लगे, सपने देखने लगे कि हम राजा बनेंगे, हमारी प्रजा होगी, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन ख्वाब कभी पूरे नहीं होते हैं, ख्वाब वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे गए होते हैं, या मेहनत करके जो प्राप्त किया जाता है वही ख्वाब पूरे होते हैं। तो ये वापस रणथंभौर दुर्ग में आ जाते हैं, और आने के बाद ये क्या करते हैं, मामादेव कुंड में गोरख मिला देते हैं, और जो अनाज था उसमें क्या बना देते हैं, जो गाय का जो मांस होता है उस गाय के मांस के जो टुकड़े होते हैं वो उसमें मिला देते हैं। और आप दोस्तों, आपको पता है कि जो हिंदू लोग होंगे वो इस गो रक्त से मिले हुए जल और गोरख गो के टुकड़े हुए मिले अन्न को कभी नहीं खाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पर खाने के लिए अन्न और जल दोनों नहीं रहते हैं, कम होने लग जाता है, तो पता चलता है कि अब हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा। और इसी बात का फायदा जो उठाना था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, वो उन्होंने उठा लिया। तो ये क्या होता है दोस्तों, दरवाजा है वो खोल देते हैं, और खोलते ही अलाउद्दीन खिलजी की जो भारी भरकम सेना थी वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करते ही होता क्या है दोस्तों, जो हमीर देव जो चौहान है, ये हमीर देव चौहान लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, केसरिया कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये जब केसरिया कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी जो थी रंग देवी, और इनकी जो पुत्री थी पद्मला, क्या नाम था, पद्मला, ये दोनों क्या कर लेती है दोस्तों, जोहर कर लेती है, क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। ठीक है, जोहर कर लेती है, और जोहर करने के बाद जिस दुर्ग के अंदर दोस्तों केसरिया और जोहर दोनों एक साथ हो जाते हैं, केसरिया और जोहर दोनों एक साथ हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साका। तो राजस्थान इतिहास का प्रथम जो साका होता है वो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, केसरिया प्लस जोहर दोनों हो गए, क्या हो गए, केसरिया प्लस जोहर, केसरिया और जोहर अगर एक ही जगह हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे साका बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साका। और साका हुआ कब, ये हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर, कहां पर, रणथंभौर दुर्ग में, किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में हुआ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि जहां पर केसरिया और जोहर दोनों एक साथ हो जाए तो उसे ही साका बोलते हैं। और राजस्थान इतिहास का जो प्रथम साका हुआ था वो कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था
रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अब आप पूछोगे सर अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर होना क्या था। अब ये पूछोगे कि इन जो रणबल और रत्तीपाल है, सुरजन शाह है, क्या इनको राजा बना दिया गया। अरे भाई, ये जब युद्ध हुआ समाप्त हो गया तो ये भाग कर गए अलाउद्दीन खिलजी के पास कि हमें राजा बना दो। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्हें क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी इन्हें ये बोलते हैं कि जो अपने धर्म के राजा के, अपने धर्म के शासक के, जिसका अन्न और माल खाते थे, उसके आप नहीं हो सके तो आप मेरे क्या वफादार होंगे, आप मेरे वफादार तो हो ही नहीं सकते। जो आपका धर्म का राजा था, आपका धर्म का शासक था, आपको आपके अन्नदाता था, आप उसी के नहीं हो सके तो आप मेरे कैसे हो सकते हैं। ये बात कहते हुए इन दोनों, इन तीनों को क्या करते हैं, अपने हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर उनको मार देते हैं। और यहाँ का जो शासक जो बनाते हैं, रणथंभौर जो है, इस रणथंभौर दुर्ग का जो शासक बनाते हैं वो किसको बना देते हैं दोस्तों, उल्गू खां को बना देते हैं। किसको बना देते हैं, उल्गू खां को रणथंभौर दुर्ग का शासक बना देते हैं। और इसी के साथ रणथंभौर दुर्ग की कहानी है वो समाप्त होती है। रणथंभौर दुर्ग के में जो चौहान वंश था, इस चौहान वंश का अंतिम जो शासक था वो हमीर देव चौहान था। और हमीर देव चौहान के साथ ही रणथंभौर दुर्ग में चौहानों की जो वंश चला रहा था उसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो दोस्तों ये क्लास थी रणथंभौर के चौहानों से संबंधित, जो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी जो हमने बताई है आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, इस क्लास को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए अलीशा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय भारत।